आपका गुस्सा इस बात को लेकर सही है कि आजकल राजनीति के अंदर साध्य नहीं, राजनीति पहले थी राजनीति सेवा का काम। अब राजनीति सेवा के साथ साथ एक और दूसरे दृष्टिकोण से भी कुछ लोग ये सोचकर कि राजनीति में आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा, तो करके जाने वाले लोग हैं, उनके कारण से ये गंगा मैली हो रही है। और ये काफी कुछ आप लोगों का गुस्सा को मैं वाजिब भी मानता हूँ। मेरा नाम जितेश दीक्षित है। मैं आरिफ पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आया हूँ। एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन ये फ्री होनी चाहिए, इसके ऊपर आपका विचार क्या है? निश्चित तौर पर आज अगर हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में इन बातों को देखें तो आज शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों के साथ काफी कुछ अब डेवलप्ड कंट्री के अंदर शिक्षा के लिए वजीफा मिलता है, वो शिक्षा में अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। ये कुछ ऐसे देश जरूर हैं जिसमें हमारा देश भी है, या उच्च शिक्षा के लिए अभी भी पैसा खर्च करना पड़ता है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवर की बात चल रही है, आयुष्मान योजना आई, और इस बार तो राइट टू हेल्थ की बात राजस्थान की सरकार भी कर रही है। इसलिए वो समय दूर नहीं जब धीरे धीरे इस ओर सरकारें कदम बढ़ाएगी, और वो समय भी आ जाएगा जब यूनिवर्सल हेल्थ कवर मिलेगा लोगों को। और उस ओर वो समय भी आ रहा है। आप देख रहे हैं सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आज भी शिक्षा फ्री एजुकेशन है, परंतु सब लोगों के लिए नहीं है। मैं आपकी बात का पक्षधर हूँ। अगर हम एक नए दौर के अंदर शुरुआत करेंगे तो एक इक्वल फील्ड देनी पड़ेगी हमें, और इक्वल फील्ड के लिए वो सारी फील्ड के अंदर शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य और आवागमन के साधन उसको आम व्यक्ति को, राजा और रंग को समान मिले, तभी तो इक्वल फील्ड पर वो खड़े होंगे। आज इसीलिए कंपटीशन की भावना के अंदर हम देख रहे हैं अभी यूपीएससी, आरपीएससी ये संस्थाएं बनी हुई है। इन संस्थाओं के बाद में आपने देखा होगा, अभी आपने यूपीएससी का पिछले दिनों में नतीजे निकले थे, आज से 3-3.5 महीने पहले। सारे गांव के लोग और गरीबों के बच्चे उसके अंदर पहले 10, 12, 15 के अंदर होते। ये ऐसी बात नहीं, परंतु ये सही है कि अब युग आ गया है जब इस पर सरकारों को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव भी जा रहा है। वहीं से एक सवाल आया विशेष यादव का। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप किसी भी सभा को संबोधित करने या किसी चुनावी कार्यक्रम में जाते हैं तो अपनी तैयारी किस तरीके से करते हैं, कितना समय लगता है, उसके भाषण वगैरह आप खुद लिखते हैं, पॉइंट्स कौन तैयार करता है, क्या प्रोसीजर? सभा में जब जाना होता है तो अपना चोला पजामा धारण करने के बाद गाड़ी में बैठकर और सभा स्थल के बीच में जितना समय लगता है उतने समय में दिलो और दिमाग पर वो सारे सवाल और किस बात को लेके क्राउड क्या चाहता है, किन बातों को कहना चाहिए। और दूसरा मेरे खुद की आदत है, मैं हमेशा चाहे मुझे शाम को 15 मिनट ही पढ़ना पड़े, पर मैं अखबार जब सुबह खोल के देखता हूँ अखबार, तो अखबार की खबर पढ़ने के साथ उस पर निशान लगाता हूँ, इन खबरों को मेरे को 2 बार पढ़ना है। तो कई बार एडिटोरियल आप पढ़ते होंगे, तो पत्रिका का एडिटोरियल आज भी पशु मेले को लेकर है। कई बार गुलाब जी कोठारी इस प्रकार की बातें लिखते हैं जिनको कई बार पढ़ने के पश्चात लगता है कितनी गूढ़ बात लिखी थी। तो मैं उन बातों को पढ़ता रहता हूँ नियमित रूप से। जहाँ भी जाता हूँ मेरी खुद के वाहन के अंदर कोई न कोई पढ़ने की सामग्री रखता हूँ, ताकि उसमें विचार आदमी के आते रहते हैं। और आपने जो उन्होंने सवाल किया सही भी है कि कई बार जाने से पहले उन बुनियादी मुद्दों पर पार्टी का दृष्टिकोण क्या है उसको भी खोज लेते हैं, इन सारी बातों को तैयार करते हैं। पर मैं
ज़्यादा समय नहीं देता इसमें भाषण देने के लिए, जाने के लिए पूरी तैयारी नहीं करता, और कुछ पॉइंट्स जरूर एक छोटे से कागज पर लिख लेता हूँ। आज भी मेरे दिलो दिमाग में कुछ सवाल वहाँ से लेकर यहाँ तक थे, तो मैं लिख रहा था, मेरे इस कागज पर लिख रहा था। तो ये आदत है आदतों में शुमार। चलिए अगला सवाल लिखें। नमस्कार सर, मेरा नाम पूर्णिमा जमीन है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी. We are talking about culture, we talked about skills, we talked about family. I wish to ask that this era is technical era. India has its global position, but even now the whole world look at it for its rich culture that it owns. Today youth is getting westernized and misunderstanding it as modernization. This is somewhere responsible for the frustration and lack of positivity. What do you think is the solution of this problem, that is lack of affection towards culture, moral ethics, making today's youth mentally weak and unfit for the performance in the personal area as well as in the professional area? आपने बड़ा सही सवाल उठाया। मॉडर्नाइजेशन को हमें एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज का कहते हैं समय बड़ा परिवर्तनशील है और समय बड़ा गतिशील भी है। इस परिवर्तन के दौर को और इस बदले हुए प्रत्यक्ष को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, और अगर मैं ये कहूँ कि समय ऐसा आ गया जब सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना आ गया। अब जब आपको सर्वाइव करने के लिए फिटेस्ट अपने आप को बताना पड़ेगा, तो फिर ऐसे कंपटीशन के अंदर जब आज जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान हो गया, और इम्तिहान के हर पहलू के अंदर उस प्रतिस्पर्धा से जब आप गुजरते हैं, तो कई बार मेरा ये मानना है हर असफलता के पीछे सफलता थी। कोई ऐसा व्यक्ति देश इस विश्व का महान व्यक्ति नहीं है जिसने असफलता का परिणाम नहीं चखा और उसके बाद सफलता प्राप्त नहीं की हो। पर आपने सही कहा, असफलता के साथ फ्रस्ट्रेशन आ जाना और साथ आ जाना, ये सबसे बड़ा संकट है। आज की युवा पीढ़ी किसी चीज को अचीव करने के लिए, और जब बड़े उसमें शिद्दत के साथ लगती है, जब नहीं कर पाती तो वो अवसाद में चली जाती है, फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है, जो उन्हें कई बार नशे और कई बार अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए मॉडर्नाइजेशन कोई बुरी बात नहीं है, आज की आवश्यकता है। स्किल और आज अपस्किल होना मैं समझता हूँ आज की जरूरत है। अभी आप सब लोगों ने नई शिक्षा नीति उसको देखा होगा। उसकी बुनियाद में क्या है? उसकी बुनियाद में जब क्यों रखा गया कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन आपकी मदर टंग में होनी चाहिए, आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके पीछे भाव एक ही है, जो संस्कार व्यक्ति को जीवन में बचपन में मिलते हैं, उसी पर तो तालिका उसके जीवन की खड़ी होती है। अगर कोई मुझे पूछे कि जीवन के सबसे अच्छे पल कौन से थे, तो मैं कहूंगा कि जीवन का सबसे सुखद पल और सबसे सुखद क्षण वो है जो आप जी रहे। छात्र जीवन का सबसे सुखद और सबसे वो चीज जो जीवन भर याद रहती है, बेपरवाह जिंदगी और कुछ करने की तमन्ना मन में, और बड़ी बड़ी कल्पनाओं को मन में उकेरना, उसको पूरा करना। और साथ में ये भी कहूंगा, बीता हुआ कल वापिस नहीं लौटता। उसी प्रकार इस जीवन के अंदर जो बुनियाद और जो संस्कार आपके दिलो दिमाग में आ जाते हैं, उस संस्कार पर आपका जीवन खड़ा होता है। इस समय के अंदर जब प्रतिदिन आप सुबह और शाम के अंदर विचारों के द्वंद में रहते हैं, विचार के द्वंद में रहिए, पर विचार का द्वंद आपको पराजित नहीं कर जाए, इसके लिए सकारात्मक दृष्टि से हर चीज को देखो। मैंने पहले कहा ये गिलास आधा खाली है, या खाली है, और सकारात्मक आधा भरा हुआ है। तो भरे हुए गिलास का सोच मन में रखोगे तो जिंदगी में जिस मुकाम तक पहुंचना चाहोगे, उस मुकाम तक निश्चित तौर पर पहुंचोगे आप। राजीव साहब नमस्कार, मेरा नाम ओम है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिल्मों में राजनेता और राजनीति को लेकर एक अलग छवि पेश की गई,
लेकिन कभी भी किसी भी नेता या पार्टी की ओर से उसका विरोध नहीं किया है। क्या इसे नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार कर लिया है कि राजनीति ऐसी ही है? देखिए, एक दौर चलता है। एक दौर था जब हर फिल्म का किरदार में एक डाकू आया करता था। एक दौर था जब एक फिल्म में विलेन के रूप में लाला को दिखाया करते थे, शोषण करते थे। और जब से राजनीति के अंदर कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, कहते हैं एक मछली सब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर तालाब गंदा तो नहीं होता, और एक अज्यूम हो जाता है तालाब गंदा है। इसलिए आजकल कथानक जब बनते हैं तो राजनीति के किरदार को आगे लेकर बनते हैं। और मैं समझता हूं कि इसका नकारात्मक नतीजा भी यही है कि जिन राजनेताओं को पहले चोला पजामा पहने हुए देखते थे कि कोई नेताजी आ रहे हैं, आज जब हम आगे जाते हैं, कई बार सफर करते हैं, पीछे से आवाज़ आती है कुछ और बैठा है, तो हमें भी महसूस होता है कि ये जिस प्रकार का के रूप में आज के युग में राजनेताओं को दिखाया जा रहा है, ये बड़ा दुखदायी है और ये संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात भी नहीं। अच्छा, कुर्ता पजामा क्या मजबूरी है या एक ट्रेंड आउटफिट हो चुका है नेतागिरी का? क्यों जीन्स और टी शर्ट पहन के नेतागिरी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, आजकल तो आप देखते होंगे जीन्स वाले नेताजी भी हैं, और जीन्स पहन के और जीन्स को फटी हुई जीन्स पहनकर और एक हाथ से कुछ दिखाने वाले नेताजी भी है। विदेश में अचानक अपनी जिंदगी को जीने के लिए अचानक गायब होकर विदेश में छुट्टी मनाने वाले भी हैं। तो नेताओं का कई रूप है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि दोनों में काम है। कोई और सवाल? जी, आवाज़ आ रही है? सर, मैं पुलकित शर्मा हूँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं हाल ही में शिवराज सिंह चौहान की न्यूज़ लिख रहा था, तो फिर इंदौर वासियों से मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। तो मैं आपसे भी चाहूँगा आप यहाँ पे सबसे अपील करें मास्क लगाने की सबसे करके। निश्चित तौर पर हम सबको, और विशेष तौर पर जब हम बात करते हैं, आज भी राजस्थान के अंदर हमारी जो साक्षरता है वो 74% है। आज भी राजस्थान के अंदर 26% लोग ऐसे हैं जो काला अक्षर भैंस के बराबर समझते हैं। ऐसे समय में लोग देखते हैं उन लोगों को जिनको लोग कहते हैं पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं। तो हम सब लोगों को कई बार ऐसे दौर से जब गुजरते हैं, और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम खुद अपने आप को उस रंग में डालें, हमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाना जरूरी है, तो एक अच्छा संदेश जाता है। अब मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और मैं अपील भी करता हूँ, जब दूसरा भगवान नहीं करे कोरोना एक करवट लेके फिर आने की संभावनाएं जिस प्रकार समाचार पत्रों में देखते हैं केसेस आने लगे हैं, हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, वो मेरा सवाल ये था कि आपने भी बोला लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। सर, मैं पूरे वैश्विक स्तर पर ही बात करूँगा, सिर्फ भारत की नहीं। हम म्यांमार में देखते तो जब लोकतंत्र की शाश्वतता में था तो वहाँ पे आर्मी रूल आ गया, व्हाइट हाउस को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हरियाणा में जो है सरकार किसी न किसी तरीके से मिल जाए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, और बस किसी न किसी तरीके से सरकार मिल जाए इसलिए कभी विधायक दल नेता पार्टी छोड़ देते हैं और या फिर सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। तो क्या आपको लगता है लोकतंत्र को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए अब उस समय है? देखिए, सत्ता की जो बात कहते हैं, जब राजतंत्र था तब भी सत्ता थी, और तब भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र हुआ करते थे, और उसमें राजा एक हुआ करता था। राजा के बाद में जब लोकतंत्र आ गया और मत की पेटी से राजा निकलना प्रारंभ हो गया, तो उसके बाद इस बात का प्रयास अब से नहीं, जब से लोकतंत्र आया है, आपको मालूम होगा ये जो एंटी डिफेक्शन बिल आया, जो उसमें 90s में क्यों आया, तो एक के बाद एक सरकारें आती जाती से रही, लोग अपना दल बदलते रहे। तो ये इस लोकतंत्र के लिए कैंसर है। हम जिस पार्टी से चुनकर आते हैं, हम अपने एक एजेंडा के साथ, एक मिशन के साथ, एक घोषणा पत्र के साथ चुनकर आते हैं, और उसके बाद जब कभी कहते हैं ना, बुनियाद जब हिलती है, नींव अगर कमजोर होगी तो उस भवन को गिराने की लोग कोशिश करते हैं। ये बुनियादें हमारी जो कमजोर हो रही है राजनीति के अंदर, ये दुखदायी है।
ये जो दौर चल रहा है निश्चित तौर पर इसके अंदर सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लेना, ये एक तरह से कुछ लोगों की आदत बनती चली जा रही है, जिसके कारण से इस प्रकार की बातें होती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है उमंग महेश्वरी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। यूथ अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड फील करता है। इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड नेशंस अगर यूथ की बात करें तो, वो चाहे 9 to 5 जॉब की वजह से हो या किसी और रीज़न की वजह से। एंड पॉलिटिक्स तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल काम है सर, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप खुद क्या करते हैं, और यहाँ पे जो युवा बैठे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? इसके लिए युवा जो बैठे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश सर रहेगा? जीरो फिगर के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा, आपका अगर मन जवान है ना, और आपके मन में अपने शरीर को जवान रखने की तमन्ना है, तो आप जवान रह सकते हैं। मैं हमेशा सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ और 6 बजे उठ के ट्रेडमिल पर दौड़ता हूँ, और मेरा एक लिमिट है, तो मेरे को 28 मिनट पर दौड़ना। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन मैं कहीं दूर ऐसी जगह चला जाता हूँ, नहीं करता हूँ, तो मेरे को मन में एक पश्चाताप सा होता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया। मैं आपसे भी कहूँगा, ये ईश्वर ने कितनी बड़ी आप लोगों को एक तरह से आप पर कृपा की है कि आपको मानव देह दी है। ये गिफ्ट है भगवान की आपको। और किसी आपके घर में कोई दूसरा दोस्त कोई गिफ्ट दे के जाए, उसको सजा संवार कर रखो, उसके प्रति अपने मन में प्यार रखो, तो वो चीज जो गिफ्ट के रूप में वो कई वर्षों तक आपके साथ रहे। ईश्वर ने जो गिफ्ट दी है, इसको सजाना संवारना, इसको अच्छा रखना, ये आपका काम है। आप खुद अपने शरीर के प्रति थोड़े जागरूक रहोगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आपको पूरा दिन स्फूर्ति में भी रहोगे, और आप लंबे समय तक ये महसूस करोगे, अभी तो मैं जवान हूं। बस चलिए, एक अंतिम सवाल और लेंगे। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा नाम श्याम यादव है। मैं आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में स्कूल्स में कई स्किल्स है या कई विषय हैं जो उन स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करने के लिए मदद कर सकते हैं, वो नहीं सिखाए जाते हैं। जैसे मैं डिप्रेशन की बात करूं, अगर डिप्रेशन को स्कूल में ही सिखाया जा सके कि आप कैसे रिकवर कर सकते हैं या कैसे उसमें नहीं जा सकते, ये सिखाया जाए तो कितना बेहतर रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है? और कोई एक स्किल जो आप समझते हैं कि ये सिखाई ही जानी चाहिए? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मेघालय के समय की मिली हुई शिक्षा नीति हमारे बुनियादी सवालों से बिल्कुल अलग थी, और इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा पढ़ें। आपको लगेगा कि एक आज के युग के और युगांतर के बदलाव के साथ कुछ करने की बात है। आज आपने देखा होगा, तो मैं एक याद भी दिलाता हूँ कि ये सैनिटरी नैपकिन्स, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया करता था। परिवार के अंदर भी लोग कहते थे कि नहीं, नो, इस पर बात मत करो। आज आपने देखा है, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था तब हमने इसी को चलाया था कि हमारे एडोलसेंट गर्ल्स के लिए हम स्कूलों में इसको जरूर शुरू करें। तो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कुछ इस प्रकार की बुनियादी बातें हैं जो हमारी शिक्षा के साथ जुड़नी चाहिए। इस प्रकार आज पर्यावरण के कारण से हम बदले हुए रूप को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारा इको साइकिल बिल्कुल बदल गया। पहले हम ऋतुओं का क्रम को याद करते थे, अब आज पता नहीं, आज जो टेम्परेचर है वो पता नहीं किस वक्त में किस पल में बदल जाए, क्योंकि हमारे ग्रीन गैसों के उत्सर्जन ने पूरे इस वातावरण को दूषित कर दिया। इस पर बुनियादी बातें हैं। इस पर आज जिस तरह वृक्षारोपण है, वृक्ष लगाने के बाद है, पत्रिका ने एक बड़ा मुहिम चलाई थी, हरियाणा राजस्थान। तो इस प्रकार के सवाल आज हमारी निश्चित तौर पर एजुकेशन पॉलिसी में इसका हिस्सा बनना चाहिए। आपने कहा कि अवसाद के क्षण आते हैं। मैं समझता हूँ अपने सब लोग बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप याद कर लेना, जब किसी न किसी समय पर अवसाद के क्षणों से आप रमनी गुजरे होंगे। बस हम सब लोग जब उस क्षण में थे, उस दौर में थे, तब कोई ना कोई छोटा कंधा हमें मिल गया, उस कंधे पर हाथ रख के हम उस दौर से गुजर गए और हम उसे भूल गए। इसलिए
निश्चित तौर पर आज की शिक्षा के अंदर बुनियादी तौर पर परिवर्तन की गुंजाइश है और जिस गुंजाइश को पूरा करने के लिए हमारी शिक्षा नीति के अंदर प्रयास किया गया है और इसको और भी बेटर करने की आवश्यकता है। चलिए पूछिए, आप भी पूछ लीजिए, फिर खत्म करेंगे। हेलो राठौर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया युवाओं का। और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम दयाशंकर पोसवाल है। मैं एक सिक्योरिटी का छोटा सा बिजनेस करता हूं सर। मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई, परिवार की खराब परिस्थिति होने के कारण मैं 10वीं पास ही कर पाया। लेकिन मेरे को एक अच्छा आदमी मैदान सिंह मिल गया तो वो तो मेरे को जयपुर लाके रख दिया और मैं अच्छा आज आगे बढ़ गया। लेकिन गाँवों के अंदर, छोटे छोटे गाँवों के अंदर, ढाणियों के अंदर बहुत जबरदस्त प्रतिभा होती है बच्चों के अंदर, खेल के अंदर, नाच के अंदर या गाने के अंदर। उन प्रतिभाओं को कैसे तेजी से आगे लाया जाए सर? देखिए, अभी फिट इंडिया एक कार्यक्रम चला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम था और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रतिभाएं, कई बार मैं भी देखता हूं, मैं भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हूं, खेल के क्षेत्र में और हमारे गायन के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाएं खो जाती हैं और इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का एक अनवरत कार्यक्रम होते रहे ताकि उनको मंच, सशक्त मंच मिले। और आप और हम सब लोग जो उस दौर से गुजर कर आए हैं, हम लोगों को भी, आपने कहा, बड़ा अच्छा कहा, मुझे एक गांव से एक व्यक्ति हाथ पकड़ कर यहाँ ले आया, कम एजुकेशन होते हुए भी आज मुख्य धारा में हूँ। हमें भी सोचना चाहिए तो कोई आपका चेहरा आप गांव के किसी नौजवान पर लगाएं जिसमें प्रतिभा है और यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, अगर उस चेहरे पर अपना चेहरा मिला के देखोगे तो आप उस व्यक्ति का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। हम सब लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए, जो प्रतिभाएं दिखेंगे हम 4 कदम अपने हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाएं। तो राठौर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आप इस यंग रंग कार्यक्रम से जुड़े। अब मैं दर्श जी को इस तरफ जाऊंगा। यंग रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा राजनेता राजेंद्र राठौर जी को, जिन्होंने आज उन सभी सवालों के जवाब दिए जो एक पॉलिटिकल लीडर जिनका जवाब देने से बचता है। तो ये इनकी बेबाकी है और ये इनका अंदाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो राठौर साहब, आप पत्रिका के मंच पर आए और फिट इंडिया की भी इन्होंने की बात की और स्वास्थ्य की भी बात की। तो आपको बता दूं, पत्रिका का जो फेस्ट चल रहा है उसमें F5 मैराथन का भी आयोजन हम कर रहे हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आप पत्रिका.com पर जाएं और कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराकर कहीं पर भी आप दौड़ सकते हैं और आपके शरीर को फिट रख सकते हैं, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते सर।